बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, सानेहा मॉडल टाउन की तफ्तीश के लिए कायम की गई JIT में नून लीग के अहम रहनुमात पेश हुए। राना सनाउल्लाह भी पेश हुए, ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद पहली बार पेश हुए, बयानात रिकॉर्ड हुए। इस JIT को गैर कानूनी कहने वाले अब इस JIT के सामने पेश हो रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस JIT के जो शवाहिद जो रिकॉर्ड कराए जाएंगे, क्या उनके बाद जो नतीजा निकलेगा उस नतीजे को क्या ये मानेंगे? ना मानने वाले अगर अब मान रहे हैं तो तब क्या होगा? इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह कहा जा रहा है राना सनाउल्लाह की तरफ से कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और ये गैर कानूनी JIT है, तो ये गैर कानूनी किस तरह से है, इस पर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे सफारती महाज पर तेज़ होते हुए राबतों पर। जी हाँ, 24 घंटों में 3 ममालिक के वज़ाए ख़ारजा की जो आमद है और इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ बना हुआ है। दिल्ली के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन मरकज़ इस वक्त इस्लामाबाद बना हुआ है। ये हम आज बात करेंगे कि क्या इससे ताल्लुकात जो है वो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो जो रिएक्शन हम चाह रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी आए या जवाब मस्बत जो उस तरह का उधर से आए, वो उस तरह का क्या आता हुआ दिखाई देगा? और फिर क्या इन राबतों के जो असरात हैं वो कश्मीर तक भी पहुँच पाएंगे कि नहीं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे आखिर में बात करेंगे जो चेयरमैन नैब ने कहा कि लूटी हुई दौलत जो है वो वापस लेकर आएंगे, लेकिन कैसे? सवाल हमारा ये है। क्या संजीदा कोशिशें हो रही हैं हुकूमत की तरफ से? अगर हो रही है तो फिर असद उमर इतने गैर संजीदा क्यों है इस मामले में? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इस सेगमेंट में सली अब्बासी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। सेनेटर गौस नियाजी, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है। नूरुल्लाह सिद्दीकी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान अवामी तहरीक हमारे साथ होंगे। राना अजीम, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। और सबसे पहले हम बात का आगाज़ करेंगे राना सनाउल्लाह से। JIT मॉडल टाउन की जो है उसमें आज वो पेश हुए, इसे गैर कानूनी कहने वाले आज यहाँ पर पेश थे। राना साहब, आप तो पहले इस JIT को गैर कानूनी कहा करते थे, तो फिर आज आप लोग पेश भी हो गए, बयानात भी आपने रिकॉर्ड करा दिए, तो फिर अब तस्लीम भी कर लीजिए। जी, हमने आज भी जो है वो JIT के सामने पेश होके अपना यही ऑब्जेक्शन जो JIT की लीगल पोजीशन से मुतल्लक है उसे इन राइटिंग जो है वो हमने JIT के सामने पेश किया और उसकी कॉपी भी मीडिया को फराहम की है। और जिसमें हमने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि केस की इस स्टेज पे जब ट्रायल शुरू है, फर्ज जुर्म लग चुका है और इस्तग़ासा दायर हो चुका है, उसमें तलबी हो चुकी है, उसके बाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को फुल बेंच ने एंडोर्स किया है, तो इसकी री इन्वेस्टिगेशन जो है वो कानूनन नहीं हो सकती। और हमें उम्मीद है कि JIT के मुअज़्ज़ज़ जो मेंबरान हैं वो हमारे इस लीगल ऑब्जेक्शन को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और इस बारे में जो है वो इन्वेस्टिगेशन। चलिए, अपना ऑब्जेक्शन तो आपने इस JIT के सामने पुटअप किया, प्लेस किया, लेकिन साथ ही साथ सवालात जवाबात भी यकीनन हुए। इस JIT के अंदर किस तरह के सवालात जवाबात हुए और तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आपके? जी, हमने जो इन राइटिंग ऑब्जेक्शन दिए हैं उसमें हमारा यही मौक़िफ़ है कि इस स्टेज के ऊपर जब जुडिशल रिव्यू जो है वो हो चुका हो तो वो इस इन्वेस्टिगेशन जो है, री इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हो सकती। चले ठीक, चले अब आप लोग तो पेश हो गए ना JIT के सामने, तो अगर अब पेश हो गए तो फिर जो फैसला आएगा उसे भी आप मानेंगे, जाहिर सी बात है, या इसी तरह के एतराज़ात देकर मानना पड़ जाएगा? देखिए, हमने जो है जिस तरह से मैंने अर्ज किया है कि हमने JIT की जो लीगल पोजीशन है उसके ऊपर हमने एतराज़ किया है और हमें उम्मीद है कि हमारे इस एतराज को जो है वो अपहोल्ड किया जाएगा। चले, लेकिन बनाई तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना JIT। चले, अच्छा ये बता दे फिर क्या मुख्तलिफ क्या है जो इस JIT में है उसमें नहीं था, या उसमें था जो इसमें नहीं है? व्हाट्स द डिफरेंस? शहबाज शरीफ साहब ने भी जो अपना तहरीरी बयान दिया है उसमें भी यही ऑब्जेक्शन जो है वो उठाया है जिसके मुतल्लिक मैंने अर्ज किया है। चले ठीक,
चलिए ठीक है, सही है, सही है। राना सनाउल्लाह साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, आप भी गुफ्तगू सुन रहे थे अभी। राना सनाउल्लाह जो कह रहे थे, मुसलसल उनका ये कहना था कि ये गैर कानूनी JIT है। हमने ये अपना ऑब्जेक्शन जो है वो भी प्लेस किया है इस JIT में पेश होकर। तो फिर अगर यही रवैया रहेगा तो फिर तो मामलात आगे किस तरह से बढ़ेंगे? अगर वो पेश भी होंगे और सिर्फ यही ऑब्जेक्शन पुटअप कर देंगे तो फिर बात तो वहीं की वहीं है। देखें जी, राना साहब ने ये जो कहा है कि ये JIT गैर कानूनी है, ये बिल्कुल एक तरह की तौहीन अदालत है और सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस JIT को तश्कील दिया है। उस लार्जर बेंच के सामने ये तश्कील पाई है। वहाँ पर राना साहब की साइड के वकला भी थे, हमारी तरफ से भी आर्गूमेंट किया गया और पंजाब गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी वहाँ पर मौजूद था। तो मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब को जो है वो इस बात का नोटिस लेना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की सतह पर भी कोई गैर कानूनी और खिलाफ कानून कोई इकदाम हो सकता है? तो ये बिल्कुल गलत बात है। और रही बात कि इस स्टेज पर जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, गवाहियां हो चुकी हैं, तो इस स्टेज पर कोई री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। राना साहब वकील हैं, पता नहीं उन्होंने ये बात कैसे कर दी। किसी भी स्टेज पर री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ट्रायल के शुरू में, इवन के ट्रायल मुकम्मल हो जाए, यहां तक कि अगर कोई नया एविडेंस रिकॉर्ड पर आ जाए तो फैसला हो जाने के बाद भी री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। यहां पर बहुत सारे एविडेंस हैं वो नए सामने आए हैं। इवन के जस्टिस बाकिर नजफी कमीशन की रिपोर्ट में 16 जून 2014 के दिन एक मीटिंग का जिक्र किया गया जिसे राना सनाउल्लाह साहब ने चेयर किया और उस मीटिंग का इंकशाफ जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में हुआ और उसमें बयाने हल्फी मौजूद हैं उस वक्त के हुक्मरानों के कि उस मीटिंग का जो एजेंडा था वो मॉडल टाउन का ऑपरेशन था और डॉक्टर तैयरुल कादरी की वतन वापसी थी। तो ये कौन सा ऐसा ऑपरेशन था जिसके लिए वजीर आला हाउस में इतनी बड़े लेवल पर मीटिंग हुई, जिसमें वजीर आला पंजाब के नुमाइंदे भी मौजूद थे, सूबाई वज़ीर कानून भी मौजूद है, कमिश्नर लाहौर भी मौजूद हैं, होम सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो ये कौन सा ऐसा रिहायशी इलाके के अंदर ऑपरेशन था जिसके लिए इतनी बड़ी मीटिंग हुई? तो हमारा जो अव्वल दिन से ये मौक़िफ़ है कि ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। और जी जी ठीक है। नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त राना अजीम मौजूद हैं और बड़े करीब से उन्होंने इस सारे मामले को देखा हुआ है और इसको साथ साथ वो रिपोर्ट भी करते रहे। राना अजीम साहब, क्या वजह है इस JIT के ऊपर इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात? पिछली JIT पर तो उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, दोनों में ही तफ्तीश हो रही थी, तो डिफरेंस क्या है इसमें? एक बड़ी क्लियर सी बात है। नंबर एक तो इस JIT में इंसाफ होता नजर आ रहा है। मैं पहले ये नहीं कहूंगा कि पिछले JIT में इंसाफ होता नजर नहीं आएगा। उसके भी बड़े काबिल इज्जत है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा मामला जो चल रहा था वो हुकूमत में थे। उस वक्त बहुत से पुलिस एहलकार, बहुत से ऐसे गवाह जो इनसे डरते थे, उन्होंने गवाही नहीं दी। वहाँ पर बहुत से ऐसे शवाहद जो मिलने चाहिए थे उस वक्त मौजूदा हुकूमत ने, उस वक्त इनकी हुकूमत थी, वो शवाहद छुपा लिए गए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सामने लाई जाए, मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ। मुझे याद है कि जब फुटेज मांगी गई मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज से तो 4 से ज़्यादा बड़े मीडिया हाउस ऐसे थे जिन्होंने फुटेज देने से इनकार कर दिया। तो उसमें मैंने पूछा किसी कि भाई हम फुटेज, क्योंकि मैंने इसको कवर किया हुआ इस पूरे इवेंट को, तो उसने कहा जी फुटेज इसलिए नहीं दे रहे कि इस हादसे की फुटेज देने के बाद हमारे इश्तिहारात बंद हो सकते हैं, हुकूमत की तरफ प्रेशर आ सकता है। अब तो बंद हो गए, अब दे दीजिए। अब नहीं, अब तो दे दी, उसके बाद होगी। अब तो बहुत सी चीज़ें क्लियर है। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, जिस तरह नूरुल्लाह सिद्दीकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर हुकूमत पंजाब ने इनकी पिटीशन पे कहा था कि हम नई एक जो है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, एक JIT बनाने के लिए तैयार हैं। और उस JIT को जिस वक्त बनाया गया, जिस वक्त उसके लिए फैसला किया गया, तो एक भी मुस्लिम लीग नून के साबिक हुक्मरानों में से किसी एक ने उस वक्त अदालत में ये नहीं कहा, ना इनके किसी वकील ने कहा कि जनाब आप गैर आइनी या गैर कानूनी काम कर रहे हैं, या ये कोई दलाइल नहीं दिया गया कि जनाब ये जो आप बनाएंगे इसमें हमने ना तो पेश होना, ना हम इसको मानते हैं। उस वक्त तक खामोशी इख्तियार की गई। अब चूंकि नज़र आ रहा है बहुत सी शवाहिद ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल क्लियर होकर ये चीज़ सामने आ रही है कि इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। जिस मीटिंग का ये जिक्र कर रहे हैं मेरे भाई, इस मीटिंग के अलावा भी 2 मीटिंगें हुई थी। इसमें तो जहाँ तक मेरे इल्म में है, अभी तो चंद पुलिस अफसरान जो हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब हम बयान देने के लिए तैयार हैं कि हमें एक साबिक IG साहब क्या हुक्म फरमाते थे
जो अब पंजाब में एक साबिक आईजी जो उस दिन आईजी लग चुके थे, लेकिन अभी चार्ज यानी नहीं लिया आप ये था। कह रहे हैं कि अब चूंकि वो हुकूमत में नहीं है तो फिर उनके असरात अब उस तरह से नहीं है, तो फिर ज्यादा बेहतर चीजें सामने आ सकती हैं, आ तो गई फिर हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात है। चलिए ठीक है। अच्छा, हम जरा सदाकत अली अब्बासी साहब की तरफ चाहते हैं और फिर सेनेटर गौस न्याज़ी साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये तो मुसलसल कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, हाजिर होकर भी उन्होंने सिर्फ अपना ऑब्जेक्शन जो है वो पुटअप कर दिया। शहबाज शरीफ साहब तो पेश ही नहीं हुए। अब देखें आइंदा वो अगली पेशी पर आते हैं कि नहीं। लेकिन फिर अगर यहाँ से इस तरह का रवैया रहेगा तो फिर अगली स्ट्रैटेजी हुकूमत की क्या होगी? मेरीन, ये कोई सियासी केस तो है नहीं, ये क्रिमिनल केस वो है तो कहते हैं ना। जिसमें 14 लोगों की जानें गई हुई हैं और दिन दिहाड़े लोग कत्ल हुए हैं। तो इसमें कोई मुल्जिम जो होता है वो माने या ना माने उसकी कोई हैसियत नहीं है कानूनी। और जो ये बातें कर रहे हैं, जैसे मतलब अब हमारे सिद्दीकी साहब ने बताया कि ये बातें तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आती हैं। कहने की सिर्फ बात है कि चाहे वो मुल्जिम है या चाहे वो मुद्दई है, उनको इंसाफ का असूल होना चाहिए। और उस वक़्त की JITs में और उस वक़्त की रिपोर्ट्स में ये सबको एक बड़ा उसमें कभी एक इम्कान था और ये यकीन से कहा जा सकता था कि चूँकि हाईएस्ट ऑफिस के लोग इन्वॉल्व थे इस सारे मामले में, लिहाजा वो जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस थी, गवाहों का असूल था, शहादत थी और जो पुलिस वाले थे उन सब की सरपरस्ती थी। लिहाजा इनको जो लवाहिकीन है उनको इंसाफ का असूल मुमकिन नहीं था। लिहाजा आज की हुकूमत बड़ी क्लियर है कि हम समझते हैं कि किसी को कत्ल करना भी बहुत बड़ा जुर्म है, किसी को झूठे कत्ल में फंसाना भी इतना बड़ा जुर्म है। लिहाजा एक न्यूट्रल इस वक्त बॉडी है जिसमें जो मुद्दई हज़रात हैं वो और जो मुल्ज़मान है ये अपना मौक़िफ़ अच्छे तरीके से इनकी इस बात का क्या जवाब देंगे कि वो ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की मुश्तरका ये जो है साजिश है और ये सियासी इंतकाम है? मेरीन, 14 लोगों की जानें तो गई है ना, तो 14 लोगों को मारने वाले कहाँ हैं? किसी को सजा हुई है, किसी को उम्र कैद, किसी को सजाए मौत हुई है। तो इसका मतलब है वो जो 14 लोग जो दुनिया से चले गए और दिन दिहाड़े हमने देखा कि हामला खवातीन को गोलियां मारी गई, तो किसी को सजा तो नहीं हुई ना। लिहाजा वो केस तो है और कोई इमरान खान साहब की साजिश या ताहिरुल कादरी साहब की साजिश तो तब हो कि जब कोई केस ना और हम केस बनाए। लिहाजा दिन दिहाड़े हुकूमत ने सियासी फैसला किया, एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पे जाके हमला किया और पुलिस हमें सामने देख रहे हैं, तो सबके सामने सारे हालात और वाकयात सामने। गौस न्याज़ी साहब, एक जान भी बहुत कीमती है, यहाँ 14 जानों का सवाल है, हकायक है जो मालूम करने हैं। आप अगर सच्चे हैं, दामन पर कोई दाग नहीं है तो पेश हो जाइए, चाहे वो ये JIT हो चाहे वो JIT हो। दूसरी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी पेश होंगे अब अगली पेशी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले एक मेरे दोस्त कह रहे थे सिद्दीकी साहब के जी ये उन्हें तौहीन अदालत की है। तौहीन अदालत तो तब होती है ना कि हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के बेंच फैसला करता और कि JIT बनाता और पेश न होते। हम पेश हुए हैं, लेकिन वहाँ जाके हमने अपना वर्जन पेश करना है कि उसके और हमारे जो जिस तरह राणा साहब ने कहा है और फरमाया है, वो हमारे बड़े लीडर हैं। इस हाई कोर्ट की कई इसके वर्डिक्ट रहेंगे। एकदम जब इस स्टेज पे हो कि जब हद जो मायद हो जाए तो उसके बाद जो है उसकी तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन की दोबारा नहीं हो सकती। इस किस्म की हाई कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन और रूलिंग्स वगैरह हैं या उस पर हैं और लॉ ये कहता है कि नहीं होती। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कह दिया, बात तो यही है ना कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जी। हाँ, तो हम उस पर ओबे कर रहे हैं ना, कोई तौहीन अदालत तो नहीं करे। लेकिन ये तो नहीं कि हम तौहीन अदालत कि जी अगर हमें कोई उस पर एतराज़ कर दिया तो कोर्ट में कहा है कि आप कोर्ट को हम ये कह सकते हैं कि हमने जी आपने ये नहीं कर सकते, अपना वर्जन तो दे सकते हैं ना। ठीक है। और मैं एक और मिसाल दूँ, एक चीज़ होती है कि भुट्टो को, जुल्फ़िकार भुट्टो को 5 जजेस ने एक कसरत राय से या 4 जजेस ने कसरत याद नहीं कि सुप्रीम जज साहबान ने सजाए मौत दी। और फिर जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने कहा कि हमने जो फैसला दिया था गलत दिया था। तो इसके उनकी शवाहिद हैं, हम इतराज़ नहीं करते, हम अदालतों का बसत एहतराम करते हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है। तो अगर कोर्ट्स कह रही हैं, इससे पहले हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब नैब कोर्ट ने उनको 70 दफ़ा बुलाया तो पेश हुए, राणा साहब को बुलाया तो पेश हुए, शहबाज साहब नैब कोर्ट जा रहे हैं। अगर हम कानून की पाबंदी नहीं करें और कौन करेगा? देखो, कौम का लीडरशिप
अगर कानून की पासदारी करती है तो फिर अवाम करती है, फिर अवाम के दिल में एक कानून की कदर और जजेस का और जुडिशरी का एहतराम होता है ना कि हम बगावत कर रहे हैं तो फिर अवाम कैसे करेंगे। तो हम तो अच्छी मिसाल कायम करना चाहते हैं। इससे पहले मैं सदाकत अवाइस साहब से पूछता हूँ कि जब इमरान खान साहब थे तो कोर्ट की बारहा तलबी के बावजूद पेश नहीं होते थे और फिर उनको इश्तिहारी भी करार दिया गया था, और फिर जब इलेक्शन के नज़दीक आके जो वो पेश हुए और ऐसे ही ना, शायद खाकान अब्बासी साहब को भी तो बुला रहे, तारीख पे तारीख पड़ी है, अभी भी बुलाया हुआ था, अभी और आगे की कहते हैं 7 मार्च तक आऊंगा, देखता हूँ, आ जाऊंगा। सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ, हमें तरफ जाना है। राना नजीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ थे मौजूद। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम 24 घंटों के दौरान जो 3 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, क्या अहम पैगामात लेकर आए और क्या कुछ अहम होने जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हलचल है एक इस्लामाबाद में और सफारती महाज पर तेज़ी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो डिप्लोमेसी है इसका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि हलचल सिर्फ इस वक्त इस्लामाबाद में दिखाई दे रही है, दिल्ली में इस तरह की हलचल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अमन की इस वक्त हमें आवाज़ आ रही है ये मज़ीद जो है एक्सटेंड करेगा और मामला जो है वो यकीनन कश्मीर तक भी ज़रूर जाएगा। ये इस डिप्लोमेसी के ज़रिए होगा कि नहीं हो पाएगा, इस सब पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे सेगमेंट में हमारे साथ इस सेगमेंट में राव खालिद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन सबसे पहले हम शाह महमूद कुरैशी से बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये बताइएगा कि ये जो अभी 24 घंटों में शाह महमूद साहब हम देख रहे हैं कि एक एक्टिविटी, एक हलचल नज़र आ रही है, 3 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए हैं और फिर बातचीत हुई है, मुलाकातें हुई हैं, तो इन मुलाकातों में किस तरह के ताउन की यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, किस तरह की पेशरफ्त नज़र आ रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों मुलाकातें बहुत अहम थी। एक लक्समबर्ग के फॉरेन मिनिस्टर आए और वो यूरोपियन यूनियन का एक छोटा है पर एक मुल्क, एक मेंबर मुल्क है और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे इम्पोर्टेंट ताल्लुकात हैं जिनको हम मजीद फरोग देना चाहते हैं। उसके साथ साथ वो FATF के मेंबर हैं, वो NSG के मेंबर हैं। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ लाए और बहुत ही उम्दा उनके साथ नशिस्त हुई और ये जो भारत का ख्याल था कि वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेट कर देगा, डिप्लोमेटिकली सफारती तौर पर तनहा कर देगा, ये उसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। और इंशाअल्लाह 12 तारीख को जर्मनी के वजीर खारजा तशरीफ ला रहे हैं और तुर्कमेनिस्तान के वजीर खारजा भी तशरीफ ला रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे इत्मीनान है कि पाकिस्तान का जो रीच है, जो हम राब्ते हैं, वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं और हम अपना नुक्ता नज़र, अपना बयानिया दुनिया को बता रहे हैं और दुनिया समझ रही है। ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये तो अंदाज़ा हो ही रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं, दीगर ममालिक इसमें शामिल हैं, ख़ासतौर पर आपने माइक पोम्पियो का भी पहले जिक्र किया था। लेकिन कश्मीर के हवाले से कोई बात हुई, कश्मीर के ऊपर कोई मौक़िफ़ इन ममालिक का, ये वज़ीर ख़ारजा जो कोई ऐसा पैगाम लेकर आए हों? देखिए, हमारा तो अमन का पैगाम तो लाउड एंड क्लियर है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी कहेंगे कि डीएस्केलेट किया जाए, अमन की तरफ तवज्जो दी जाए। हम तो बिगाड़ चाहते ही नहीं थे। हाँ, वो आज आए, उनकी नशिस्तें हुई और वो तशरीफ ले गए और गालिबन वो पीर के रोज हिंदुस्तान भारत जाएंगे। चले, और OIC के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जिक्र किया, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई बात हुई इस पर भी? देखिए, OIC पे वो हमारा नुक्ता नज़र समझते हैं और उन्हें अंदाज़ा था कि पाकिस्तान किन हालात से दो चार है और मैं समझता हूँ वो हमारा नुक्ता नज़र समझते भी हैं और इंशाअल्लाह हमारे दोस्त हैं, चाहे सऊदी अरब हो या अरब इमारात हो, और मैं नहीं समझता कि हमारे ताल्लुकात मुतासिर होंगे।
चले ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आपने सुनी राव खालिद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब से हमारी बात हो रही थी अभी, जो वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए हैं और उनके साथ जो अहम बातें हो रही हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी आगाज़ में कहा था कि हलचल जो है ये इस्लामाबाद में दिखाई दे रही है ज़्यादा, दिल्ली में इस तरह की हलचल दिखाई नहीं दे रही। तो फिर वो जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बातें करें, बस वहाँ पर शायद वो चल रही हैं। और कश्मीर के हवाले से ज़रा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं गुफ्तगू सुन रही थी जब लक्समबर्ग के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने ये कहा कि हम सालसी का किरदार, यूरोपीय यूनियन जो है सालसी का किरदार अदा कर सकती है पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्कस कश्मीर। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मैसेज? देखिए, इस बात का पूरी दुनिया इदराक करती है, और आज से नहीं, जब से दोनों मुल्कों ने एटमी कुव्वत हासिल की है, कि कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इस खित्ते में। तो जब इस चीज़ का इदराक है उस दुनिया को, तो ऑब्वियसली वो कभी नहीं चाहेंगे कि मामलात ऐसी नहज पे जाएं कि जहां दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें भी शायद वो गवारा ना करें, समहाउ हो जाती हैं। मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं खित्ते में मौजूद, जिसकी वजह से हो जाती हैं। भारतीय इलेक्शन पाकिस्तान की नफ़रत की बुनियाद पे लड़ा जाता है, ये एक ट्रेडिशन है वहाँ पे। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है हम अपने इश्यूज़ पे लड़ते हैं, हमने कभी भारत के सहारे नहीं लड़ा। तो ये ऐसे मौक़ों पे ये इस किस्म की झड़पें हो जाती है। लेकिन जंग जो है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान और भारत को भी, पाकिस्तान को तो पूरी तरह इदराक है कि जंग मसले का हल नहीं है। जंग के बारे में कहा जाता है वो खुद एक मसला है, तो वो मसला क्या हल करेगी। तो दुनिया को पता है कि कितना ये सीरियस इशू है यहाँ पे, कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होता, कश्मीर किसी करवट ये ऊँट नहीं बैठता, तो ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ये रहेगा और किसी वक्त को बहुत बड़ा सानहा यहाँ पे हो सकता है। इसलिए कंसर्न लग्जमबर्ग जैसा छोटा मुल्क हो, अमेरिका जैसी सुपर पावर हो, रूस हमारे पड़ोस में है एक पावर, चीन भी एक बहुत बड़ी पावर है, ईरान है, खित्ते के मुल्क हैं, सबका कंसर्न है, यूरोपीय यूनियन का कंसर्न है कि ये बहुत सीरियस इशू है। और मेरा ख्याल है कि अब मौका आ गया है कि हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे अब हमने अपने हिस्से के जो तकलीफ़ें थीं, जो मुश्किलात थीं, जो जुल्म था, कह ले कि दहशतगर्दी की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा, हम उससे अब निकले। बड़ी एफर्ट करके हमारी पाक फ़ौज ने बड़ी एक बहुत लंबी जंग लड़ी है, कौम उसके साथ खड़ी हुई है, पॉलिटिकल लीडरशिप उसके साथ खड़ी हुई है। आजकल जो सूरत हाल है उसमें जिस तरह से इंटीग्रेशन हुई है, हमारी नेशनल इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, उसमें ये बात अब समझने की है दुनिया के भी और भारत के पर्टिकुलरली, कि यहाँ पे सूरत हाल बेहतर होने जा रही है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के हर मुल्क में जाके ये आवाज़ लगा रहा है कि हमारे यहाँ मामलात बहुत बेहतर हो गए हैं, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, हम बहुत से और लॉज बना रहे हैं, हम बहुत सी बुराइयों को रोक रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है फ्यूचर का आगे। सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, अफगानिस्तान में हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक रसाई का चांस है, एक बहुत बड़ी मंडी है ये, आप आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान अट्रैक्ट करना चाह रहा है, पाकिस्तान इसलिए बार बार अमन की बात कर रहा है। पाकिस्तान को पता है आगे फ्यूचर किस किस्म का बनने जा रहा है, इस खित्ते में सऊदी अरब अगर आता है, हमारा नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से मुल्क हैं जिनके साथ हमें दोस्ती के दावे भी हैं, हम यकीन भी रखते हैं। लेकिन सऊदी अरब ने हमेशा थिक एंड थिन हमारे साथ खड़ा है। वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मलेशिया के 23 मार्च को आएंगे महातिर मोहम्मद, यकीनन वो भी इन्वेस्टमेंट। तो ये पागल लोग नहीं हैं जो वो समझते हैं कि यहाँ पे कोई मामलात की कोई बेहतरी की सूरत निकल रही है। गौस न्याज़ी साहब, ये जो सिफारतकारी इस वक्त जारी है और मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ सबको ही नज़र आ रहे हैं, अब क्या कहेंगे, हुकूमत को कोई दाद देंगे, अप्रिशिएट करेंगे? वेल डन। बिल्कुल जी, अच्छी बात है अगर तमाम मुल्क को जो है पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और पाकिस्तान जो पहले से थोड़ा सा तन्हाई की तरफ जाता, या इंडिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह की इंटरनेशनल मीडिया में और वैसे पजीराई हो रही है, तो वैसे बज़ाहिर तो हमें बहुत खुशी होती है बीइंग के पाकिस्तानी कि ये एक पाकिस्तान को एक अच्छे माहौल में आता जा रहा है, क्योंकि ये खित्ता एक जियोपॉलिटिकल चेंज से गुजर रहा है। तो हमें हमारा ये कंसर्न है कि हमें बड़ा फूंक का कदम रखना होगा। और मैं एक थोड़ी सी मिसाल लेता हूँ कि जब 9/11 के बाद पाकिस्तान ने एक जंग लड़ने का जो वो किया था, एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो अमेरिका की जंग हमने लड़ने का तैयार किया था, या हमने एक इशारा दिया था, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि पूरी दुनिया के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, कहीं हमारा लोन जो है उसको रीशेड्यूल आ रहे हैं, बहुत दुनिया सारी हमारे पे मेहरबान हो गई थी। तो हमें डर है साबिक़ा एक्सपीरियंस को देनी होगी कि कहीं कोई फिर है ना पाकिस्तान से कोई काम लिया जाए इस किस्म का, कि पाकिस्तान पहले भी मतलब पहले 10 साल हमने
रशिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, फिर हमने 10 साल से 15 साल हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ी। अब पाकिस्तान किसी ज़्यादा मुहिम जंग का मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के एक नौजवान नस्ल को हमने एक तरक्की के रास्ते पर डालना है, उनको तालीम देनी है, उनको स्किल देनी है ताकि वो पाकिस्तान को आगे ले जा सकें। तो इसके लिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अच्छी बात है अगर पोस्ट हो रहे जो, और फिर ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अल्लाह ताला मेहरबानी हुई कि जिसमें जो इंडिया ने हमारे खिलाफ कोशिश की, अपने मोदी साहब ने अभी इलेक्शन जीतने के लिए जो ड्रामा रचाया, तो वो उल्टा उनके गले पड़ गया। तो ये एक जिस तरह ब्रीफिंग में पार्लियामान को ब्रीफिंग दी है इसकी तरह होता है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा हमें थोड़ा मोहतात हमें बहुत रहना होगा। सदाकत अली अब्बासी साहब, वक्त और हालात का तकाजा है ये, और जाहिर सी बात है किस तरह के हालात है हमने गुज़िश्ता हुकूमत में बिल्कुल देखा। वाजपेयी साहब का मामला भी हमारे सामने है, कारगिल का मामला, सेफ हेवन्स के हवाले से जो कुछ कार्रवाई करते भी रहे या करने की ख्वाहिश रखते थे वो भी अपनी जगह मौजूद है। और अब ये एक और वक्त है जब हमें वही स्टेप्स दोबारा से लेने हैं और तकाजे हमसे उसी तरह के हो रहे हैं। और जिस तरह भी गौस नियाज़ी साहब ने कहा कि तब भी एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ हुई थी, तो अब हमें बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने होंगे और दूसरों के मुफादात नहीं बल्कि अपने मुफादात सबसे पहले रखने होंगे। मेरीन, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा और बिल्कुल राइटली इन्होंने सही पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से जो हम पे फ़ौजी जारहियत एक इंडिया ने की, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हमारा दूसरा इम्तहान शुरू हो गया सफारती जंग का। और सफारती जंग में भी हमने इंडिया को एक्सपोज किया और ये हमने साबित किया कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है, पाकिस्तान की रियासत सच बोलती है, पाकिस्तान ने फ़ौजी सारे मामले में कोई झूठ नहीं बोला, जबकि मोदी और इंडिया एक्सपोज हुआ। अब तीसरी बात है वो हमारे बयानिए की। बदकिस्मती से माजी में इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, 70,000 जानों का कुर्बानियाँ दिया, $100 बिलियन से ज़्यादा नुकसान किया। फ्रंट लाइन हम रियासत थे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, लेकिन इसके बावजूद हमारी बात सुनी नहीं जाती थी, जबकि इंडिया सब कुछ जुल्म करके, कश्मीरियों पे जुल्म करके, जबर करके, इंसानी हकूक़ की पामाली करने के बाद भी इंडिया की बात सुनी जाती थी। तो हमारी हुकूमत को एक चैलेंज था। अल्लाह ताला के फजल करम से आज टिल नाउ जब व्हेन वी स्पीक हम बहुत कामयाबी से ये मुल्क जा रहा है, इस मुल्क के इदारे जा रहे हैं, इस मुल्क में जितने रियासती इदारे हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब उनको एक पेज पे लाके और इकट्ठा एक कौमी बयानिया बना के हम जा रहे हैं। और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में जिस तरह की सफारतकारी जारी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और जो जनरल डिप्लोमेसी है, आपकी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कामयाबियां मिल रही हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे उस लूटी हुई दौलत की जिससे बड़ी उम्मीदें हैं कौम को वाबस्ता। और तहरीक इंसाफ का ये एक बड़े नारों में से एक नारा था कि कौम को लूटा हुआ, जो कौम की लूटी हुई दौलत है वो वापस लाएंगे, मुल्क में तरक्की होगी। अब कौम मुंतज़िर है कि वो लूटी हुई दौलत कब वापस आएगी और कैसे वापस आएगी। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। करप्शन फ्री पाकिस्तान, मुल्क का लूटा हुआ, कौम का लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, पीटीआई ये कहती रही। लेकिन जब पीटीआई हुकूमत में आई तो फिर असद उमर ने एक कहकहा लगाया और उन्होंने कहा कि वो पैसे तो वहाँ है ही नहीं। जब उनसे पूछा गया कि ये तो कहा गया था कि वहाँ पर पैसे हैं मौजूद, तो उन्होंने कहा कि गलत मालूमात थी, अब हमें पता लगा वहाँ तो ये पैसे हैं ही नहीं। और यूँ कौम की वो आस के $200 अरब स्विस बैंकों से वापस लाए जाएंगे, वो आस ही रह गई। हमारे साथ इस सेगमेंट में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी मौजूद हैं। उनसे ज़रा पहले सवाल कर लेते हैं, ज़रा उनसे मालूम कर लेते हैं कि वो जो नारे, वो वादे, फिर वो उनका क्या होगा। वो पैसा वहाँ है ही नहीं, फिर बाकी बैंकों में भी कोई ऐसे ही मामला होंगे। शहजाद अकबर साहब, वो $200 अरब जो है उनका भी कुछ पता नहीं, और उसके बाद ये कि अब जो मुआहदे किए जा रहे हैं या जो मुआहदा किया गया एक बरतानिया के साथ भी, तो क्या उसके कोई असरात हमें नज़र आएंगे, कुछ उसके असरात देख सकेंगे हम? देखिए, सबसे पहले तो ये जो $200 बिलियन वाली बात है जो वज़ीर खजाना से मंसूब है, ये ऐसी बात नहीं है। जो पहले दिन ही हमने कैबिनेट को बतला किया था कि इसहाक डार साहब की दी हुई फिगर $200 बिलियन की कोई बेसिस नहीं है। और जब हमने कैबिनेट के वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तो उसके मुताबिक वो उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है।
अच्छा। बावजूद इसके लेकिन फिर भी जो जितनी अभी तक एफर्ट की गई है उसमें 12-13 बिलियन डॉलर जो है वो ट्रेस किए गए हैं। इसके साथ साथ बरतानिया से हमारा एक मुआहदा हो चुका है कोऑपरेशन का, जिसके तहत ऑलरेडी ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। इस वक्त भी बरतानिया में तकरीबन 40 बिलियन पाउंड के करीब रकम फ्रीज कराई जा चुकी है, लेकिन चूंकि वो सारी सब्जेक्ट टू लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, तो इसलिए जब वो प्रोसीडिंग्स पूरी होंगी तो फिर ही रिपैट्रिएशन का सिलसिला शुरू होगा। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड से भी हमने एक मुआहदे की तस्दीक की है और अगले साल से ऑटोमेशन जो है जिसमें हमारे पास स्विस बैंक की तफसील आ सकेंगी वो भी मुआहदा किया जा रहा है। यूएई के मुआहदा किया जा रहा है। बैरून मुल्क जायदादों को जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया था उनके ऊपर भी टैक्सेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। अब ये सारा प्रोसेस जो है ये तेजी से बढ़ रहा है और इंशाल्लाह जल्द इसमें रिपैट्रिएशन यानी कि पैसों की वापसी का सिलसिला भी। चलो, उस वक्त के चेयरमैन एफबीआर थे तारिक बाजवा साहब, उस वक्त भी थे, इस वक्त भी मौजूद है और उनका ही कहना था कि ये 200 अरब डॉलर जो है वहाँ पे मौजूद है। चले, अब वो कुछ और कहते हैं, ये एक और बात है। ये जो हुकूमत ने अभी जो बैरून ममालिक जो हैं उनके साथ जो मुआहदे किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, तो ये दौलत हम बार बार वही सवाल करें कि वापस ला भी सकेंगे हम कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दौलत उनके पास मौजूद है और फिल वक्त उनका असासा है। तो हाउ वुड इट बी मेड पॉसिबल, किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरह से पॉसिबल किया जाएगा, थोड़ा हमें बता दें, हम वाजे नहीं है। देखिए, ऐसा हरगिज नहीं है कि दूसरे ममालिक में पड़े हुए पैसे लाना कोई बहुत नामुमकिन सी बात है। आपको सबसे पहले उन केसेस को देखना पड़ेगा जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जिन्हें जल्दी लाया जा सकता है। वहाँ पे मुख्तलिफ पैराए में है। एक तो इंटरनेशनल टैक्सेशन की ज़मन में है कि वो पाकिस्तानी जिनके पास अनडिक्लेयर्ड पैसा है और वो दूसरे ममालिक में है और अभी हमारे मुआहदे ऐसे ममालिक से हो चुके हैं कि वो पैसा वापस लाया जा सकता है। सेकेंडली, मनी लॉन्ड्रिंग, डीड्स ऑफ क्राइम, इसके ज़मन में जो पैसे हैं उन्हें वापस लाने के लिए भी सिविल फॉरफीचर या सिविल जो रिकवरी है इन प्रोसीड की, वो एक खासा तेज अमल है जो कि माजी में जिस तरह से 8-8, 10-10 साल के चलते हैं, उनकी बरक्स ये एक बेहतर तरीका है जिसमें 2-3 सालों में रिपैट्रिएशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको 2 चीजों पे काम करना है। एक तो आपके पास अच्छा केस वर्क होना चाहिए, बेसिक इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के अंदर भी होनी है, पाकिस्तान से बाहर भी होनी है, इन पैसों को ट्रेस करना है। इन तमाम मैकेनिज्म के ऊपर काम हो चुका है, हो रहा है। एसेट रिकवरी यूनिट का क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कर दिया गया है, जिसके अंदर तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और पैटर्न चीजों को एड्रेस करने के लिए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो पाकिस्तान का है उसे फहाल बनाया जा रहा है। उसके अंदर नई हायरिंग पॉलिसी लाई गई है। दीगर ममालिक से, बहुत सारे ममालिक से हमारे MOUs और ट्रीटी साइन कर रहे हैं जिसके तहत बैंकिंग इंफॉर्मेशन का तबादला हो सके, क्योंकि यही वो बेसिस है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपके पास मालूमात आएंगी। और आप अच्छा, आखिरी सवाल शहजाद अकबर साहब, जाते जाते जरा ये बता दीजिएगा, एहतसाब अदालत का एक फैसला आया था एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से, बैरून मुल्क जितनी भी जायदाद है शरीफ खानदान की उन्हें जब्त करने का जो कहा गया था, उस पर भी कुछ किया गया या उस पर भी अभी तक कुछ नहीं किया गया? जो एवनफील्ड के रेफरेंस की केसेस की चीजें हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसको परसू नैब कर रहा है। जाहिर बात है कि प्रोसिक्यूशन नैब की थी, नैब की तरफ से एक लीगल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट भी फाइल कर दी गई है जो बरतानिया की मुतल्लिका महकमों को दी गई है, जिसमें सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज को फ्रीज करने की रिपैट्रिएशन की, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। उसकी अपील पेंडिंग है, इसलिए थोड़ा सा वो प्रोसेस स्लो है, लेकिन क्योंकि अदालत का हुक्म अपनी जगह बरकरार है तो उसके तहत ये हुक्म बाहर फोर्स किया जा सकता है और उसके लिए कार्रवाई। चले, ठीक है, काम इस पर भी अभी तक हो रहा है और हम मुंतजर हैं कि कब कहीं से भी कोई तो लूटीलत आए और हमें पता लगे कि ये सिलसिला अब शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आपकी मौजूदगी का। जी सदाकत अली अब्बासी साहब, आपसे मैं आगाज़ किए लेती हूँ। आपने अभी गुफ्तगू सारी सुनी शहजाद अकबर साहब की और फिर हमने वो जिक्र किया असद उमर साहब का एक टॉक शो में वो कहका जो उन्होंने लगाया था, वो $200 मिलियन का जो उन्होंने बताया था, तो उन्होंने कहा वो तो है ही नहीं। तो ये किस तरह की मालूमात है जिनके ऊपर खड़े होकर आप लोग नारे भी लगाते रहे? वो इसहाक डार साहब की मालूमात थी, चले कह लेते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उसी के ऊपर खड़े थे। अब वही चीज़ें आप यानी हर जगह कह देंगे कि नहीं है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं मौजूद है, ये तो बहुत आसान हल है। मेरीन, असल बात जो आप जिस पे एतराज़ कर रही हैं वो ये है
कि वो 200 अरब डॉलर है कि नहीं है, और 200 अरब डॉलर की फिगर इसहाक डार साहब ने दी थी, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई मनी लॉन्डर नहीं हुई और पैसा बाहर नहीं हुआ। जैसे आपको बताया शहजाद अकबर साहब ने कि कोई 11 बिलियन डॉलर तक तो इन्होंने वो फिगर आउट कर लिया है जो स्टोलन एसेट रिकवरी का डिपार्टमेंट है, और बाकी भी मामला जारी हैं। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो यह है कि जुर्म जो हो रहा था, जो मनी लॉन्डर हो रही थी, उसको रोकना, और दूसरा एक बड़ा टास्क है उसको लेके आना। लेकिन किसी पैसे को रिकवर करने के लिए, उसको साबित करने के लिए, और जो आपके लीगल प्रोसेसेस हैं जिसमें जो भी एक्यूज होता है उसको बहुत सारी यानी उसको रियायतें भी होती हैं कि उसको बहुत सारे लेवरेजेस भी होते हैं। उस सारे प्रोसेस में कम से कम आपको एक तो दो बातें बड़ी वाज़ेह नज़र आएंगी। एक तो इस हुकूमत में कोई मनी लॉन्डर नहीं बैठा होगा, और दूसरा हुकूमत की आपको विल नज़र आएगी। बाकी जैसे मैंने कहा कि कानूनी मामलात हैं, अदालतों की बहुत सारे ऐसी रुकावटें भी हैं, लेकिन वो प्रोसेस चाहे स्लो है। और आप ठीक कह रही हैं कि जो हमसे तवक्को थी और जो हमने जिस तरह का हमने लोगों को एक एक्सपेक्टेशन बनाई थी, उस स्पीड से तो नहीं हो रहा, लेकिन रेस्ट अश्योर कि लोग हैं और कमिटमेंट है, और इंशाल्लाह ये जिस हद तक भी मुमकिन हुआ पाकिस्तान की चोरी की दौलत वापस आएगी, और तभी पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने पांव पे खड़ा होगा। लेकिन एक बात तो तय है जो आप अप्रिशिएट करें कि कम से कम इस हुकूमत में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसहाक डार साहब की तरह यहाँ से पैसे बना रहा हो। ये इसहाक डार साहब जो है ना, वो आप लोगों को बड़ा फंसा देते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, राव खालिद साहब, इसहाक डार साहब का IMF में जाना फिर ठीक साबित हो जाता है, बाद में LNG की डील जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी की फिर ठीक इनको लगने लगती है बाद में, और अब इनके वो जो नारे हैं इनको अब गलत लग रहे हैं क्योंकि वो इनको अब नजर आ रहा है कि वो सब कुछ तो है ही नहीं। इसहाक डार साहब का भागना हमें कभी अच्छा नहीं लगा। देखिए जी राव खालिद साहब, ये नौ आमूज हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी कैरिड अवे जो होता है, जज्बाती हो जाते हैं और चीज़ों को उस तरह से फेस वैल्यू पे लेके तो शोर शराबा शुरू हो जाता है। लेकिन देखें ना, कौम के जज्बात के साथ खेल जाते हैं। हम कितनी आस लगा के बैठे थे, उन पैसों के मुंतजर थे हम। जी हाँ बिल्कुल। तो आइन और कानून को हमने जो 200 बिलियन डॉलर की बात है, वो 200 बिलियन डॉलर की मेरा ज़ाती अंदाजे के मुताबिक और इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो गलत इत्तला नहीं है। लेकिन ये कि वो इल गॉटन मनी है, डर्टी मनी है, ये कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि इतने होंगे हमारे लोगों के पैसे, बड़े अमीर लोग हैं, स्विस बैंकों में अकाउंट्स हैं उनके, और जगह पे भी अकाउंट्स हैं, बाहर हैं। मे बी उन्होंने जायज़ तरीके से कमाए हो, बाहर इन्वेस्टमेंट करके कमाए हो। डर्टी मनी उसमें कितनी है, ये इनका काम है सुराग लगाना। प्रॉब्लम यही रहा है थ्रू आउट के जिन लोगों ने ये काम करना था वो खुद ये काम कर रहे थे, पैसे बाहर भेज रहे थे, वो कैसे अपने खुद ही अपने गले में फंदा डाल के बैठ जाते कि हमने ये पैसे भेजे और इस तरह से ये पकड़ा जाएगा। बदकिस्मती ये रही है कि 30-40 साल से तो मनी लॉन्ड्रिंग, डर्टी मनी के ऊपर काम हो रहा है। ड्रग मनी है, असले के लिए जो यूज़ होती है उस पर हो रहा था। फिर ये 9/11 के बाद टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत दुनिया आगे गई है लेजिस्लेशन पे। लेकिन अब जो इकदाम लिए जा रहे हैं राव खालिद साहब, अब चांसेस नजर आ रहे हैं कि कुछ हालात बेहतर होंगे, पैसा वापस आएगा, जो हम FATF की शराइत भी पूरी करते नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो जी मैं इसी तरफ एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आ रहा था कि वो जो काम आज से 10 साल 15 साल पहले होना चाहिए था वो अब हमने शुरू किया है। हमने उनको मैच करना अब शुरू किया, हमने मायदे अब शुरू किए हैं, हमने अपने लीगल प्रोसेसेस अब तय करने शुरू किया, एसेट रिकवरी यूनिट बनाया। कल हमने FBR में 6 कमिश्नरेट बनाए हैं जो बाहर के बैरून मुल्क असासे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में निशानदेही हुई है उनकी रिकवरी के लिए, उनको लाने के लिए। तो ये इतनी ताखीर हमने कर दी, लेकिन अगर कर दी है देर आयत दुरुस्त आयत, मैं कहूँगा कि बेहतर है। लेजिस्लेशन अगर हो रही है उसके ऊपर काम हो रहा है, राब्ते हो रहे हैं, शहजाद अकबर साहब उसको हेड कर रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो होपफुली उम्मीद रखनी चाहिए कि बेहतर होगा। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। गौस न्याजी साहब, नारे इनके आप PTI के इनको याद दिलाते रहते हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन काम तो ये मुश्किल है ना, जाहिर सी बात है बाहर से ये पैसा लेकर आना और बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये हुकूमत कर पाएगी, कुछ वापस ला पाएंगे ये पैसे लोगों के, अवाम के लूटी हुई दौलत? देखिए जी, पता लगाना और चीज़ है और वापस लाना और चीज़ है। पता तो लगाना कोई मुश्किल नहीं है। आजकल डिजिटल दौर है,
कोई पता चला सकता है। मैं सिंपल मिसाल लेता हूँ कि मेरा ATM कार्ड है तो मैं दुनिया के 114 ममालिक में जाकर ऑपरेट कर सकता हूँ, या दुनिया के 114 ममालिक पाकिस्तान के बैंक से ऑपरेट कर सकते हैं, तो पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है। असल चीज़ है कि वापस कैसे लाया जाए। तो ये इनका इम्तिहान है। हम देखते हैं कि 26 ममालिक में कि जो माहदे हमने किए थे अपने दौर में कि किस तरह हम पैसे वापस लाएंगे, उनके एग्रीमेंट किए थे, और हमने ये प्रोसेस 2016 में शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं हुई थी। अब ये इनका इम्तिहान है कि वो किस तरह शहजाद अकबर साहब या सैयद अब्बासी साहब कैसे उनको वापस चलाते हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब आपका, सेनेटर गौस न्याजी साहब आपका, और राव खालिद साहब आप सबका। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे अगले हफ्ते पे मुलाकात होगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।